हम ये समझते हैं कि ये माशरे का प्रॉब्लम है, ये दूसरे लोगों का प्रॉब्लम है, मगर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों को इसका ख़तरा नहीं है। तो ये जो डिनाइल की स्टेट है, ये जो एक ना मानने की सिचुएशन है, तो हम इससे कैसे उन पेरेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं? अच्छा, इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। मुझे लगता है ये डिनाइल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ना होना है, यानी इग्नोरेंस मैं इसको ज़्यादा देखूंगी। उन जगहों पे जहाँ पे छोटे शहर हैं तो लोगों का ख्याल है कि ये हमारा मसला नहीं है, या ये एलीट क्लास का प्रॉब्लम है, या ये पुअर लोगों का मसला है, जबकि देखने में नज़र आता है एक के एडिक्शन जो है वो हर सोशो इकोनॉमिक्स क्लास का मसला है। इसमें आपको गरीब से गरीब तक लोग भी नशा करते हुए नज़र आएंगे, इसमें अमीर से अमीर तक लोग भी आपको नशा करते हुए नज़र आएंगे, और उनकी ज़िंदगियों की बर्बादी जो होती है वो तकरीबन सेम ही होती है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें अनपढ़ लोग भी होते हैं, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। सो हमें देखने की ज़रूरत ये है कि एक तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, नंबर 2 एक ये भी मिथ लोगों के जहनों में पाया जाता है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा बर्ताव दूसरों के साथ करेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। सो हमें इस डिनाइल से भी निकलना है कि ज़रूरी नहीं हम अगर बहुत अच्छे हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, बल्कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ भी बाजुकात बहुत बुरा सलूक हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये मेरे सोचने पे या आपके सोचने के मुताबिक नहीं चलती। ये कुदरत का बनाया एक निज़ाम है जिसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके सॉफ्टवेयर में डाल दी गई हैं, और वो टारगेट हमें नहीं कुदरत करती, बल्कि सॉफ्टवेयर में जिस जिस का हाना जिस जिस जगह होता है वो मसला उसके पास पहुंच जाता है। उसको बढ़ के आगे हाथ पकड़ने की ज़रूरत उस मसले का नहीं होती, बल्कि मसले ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ के पास हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ के पास साइकेट्रिक इलनेसेस आ जाती हैं, कुछ के पास एडिक्शन का मसला आ जाता है। सो इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी मसले पाए जाते हैं, आप ये नहीं सोच के अपनी ज़ात को मुबर्रा करार दे सकते कि आपको ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं होगा। आपको हमेशा तैयारी करके रखनी चाहिए कि अगर कभी ये मसला दरपेश आपको हो तो आप कैसे इससे निपटेंगे, और आप ऐसे क्या हिफाजती इक़दाम करेंगे कि ये मसला आपको दरपेश हो ही ना। देखने वाले पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे 4 साल की उम्र से आगे बढ़कर 18 साल की एज ग्रुप को कवर करता है। सो आपके बच्चे इस एज स्पैन के अंदर अगर आते हैं तो फिर इसका मतलब है आपको इन तमाम चीज़ों को सुनने की और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने बच्चों को कैटेगराइज करना शुरू करें कि क्या हमारे घर में नशे जैसा मसला है, हमारी फैमिली के अंदर, हमारे क्या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के अंदर कोई बंदा ड्रग्स करता है, या हमारे घर के अंदर कोई बंदा सिगरेट पीता है या चर्स पीता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है। अगर तो वो घर के अंदर करता है तो इसका मतलब है कि आपका घर के अंदर पलने वाले तमाम बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। नंबर 2, ब्रोकन फैमिलीज जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे अगर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता है और वो झगड़ा जो है वो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहाँ पे रिश्तेदारों में आपस में जो झगड़े चल रहे होते हैं, ब्रोकन फैमिलीज या स्ट्रेन रिलेशनशिप जहाँ पे भी होंगे, उस घर में पलने वाले बच्चे भी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं या एट रिस्क होते हैं कि वो आगे चल के ड्रग को एक्सपीरियंस करने की तरफ या एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्हें आप किसी ना किसी ट्रांजिशन में से गुजारते हैं, जैसे अगर बच्चा प्राइमरी स्कूल में है, आप प्राइमरी के बाद उसे किसी मिडिल स्कूल में डालते हैं, अगर बच्चा मिडिल स्कूल में है तो आप उसे किसी दूसरे हाई स्कूल में डालते हैं, या हाई स्कूल में अगर बच्चा है और आप उससे किसी ना किसी कॉलेज में जब दाखिला उसका करवाते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन है एक जगह से दूसरी जगह, ये भी वल्नरेबल बच्चों को बना देती है, क्योंकि जब भी बच्चे एक स्कूल बदलकर दूसरे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें यूजुअली ये मसला दरपेश होता है कि वहाँ पे रहने वाले बच्चों के साथ कैसे वो इंगेज अपने आप को करें, उनसे दोस्ती कैसे करें, और जो ग्रुप्स बने होते हैं क्लासेस के अंदर उन ग्रुप्स में वो कैसे खुद को फिट इन करें। बाज़ औक़ात फिट इन करने के लिए उनके जो पीयर्स हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप सिगरेट पिएं, अगर हमारे साथ रहना है तो सिगरेट तो पीना पड़ेगा। सो आपके बच्चे उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, या अगर वो सिगरेट की तरफ तरगीब नहीं देते तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू करेंगे जो कि आपके बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होगी, जैसे ये हाथ पकड़ो और फलां को देकर आओ, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो या चाहती हो तो ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। सो इस तरीके से करने की तरफ वो एक्टिविटीज जाते हैं।
ऐसी ट्रांजिशन अगर है तो तब भी आपका बच्चा हाई रिस्क पे होता है कि ये किसी ना किसी ड्रग को, चाहे वो सिगरेट है, उसको एक्सपेरिमेंट करने की तरफ जा सकता है, या ऐसी एक्टिविटीज जो इसको अनकंफर्टेबल बनाती हैं उसका सामना इसको करना पड़ सकता है, या बुलिंग का सामना इवन करना पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि आगे चल के ये तमाम चीजें नशे की तरफ राहें जो हैं वो हमवार करने की तरफ जाएंगी। इसके अलावा बच्चों के अंदर हमें कुछ ना कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। पहले ये कहा जाता था कि ये जो डिप्रेशन का मसला है, ये जो मूड डिसऑर्डर का मसला है, ये जो एंग्जाइटी होती है या ये जो स्ट्रेस होता है, ये बड़े लोगों के मसले हैं, ये बड़े लोगों को ही दरपेश आते हैं, जबकि साइंस ये कहती है कि ये छोटी एज के अंदर भी बच्चों को इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इवन 6 साल के बच्चे के अंदर भी आप मूड इश्यूज देखेंगे, एक 7 साल के बच्चे 8 साल के अंदर भी आप मूड इश्यूज देखेंगे जिसमें बच्चा चीखना चलाना बिला वजह शुरू कर देते हैं, वो बड़ों की बात मानने की तरफ नहीं जाते, वो ज्यादा जिद्दी होने का मुजाहरा करना शुरू कर देते हैं, बिला वजह मुंह बनाना, बिला वजह मूडी हो जाना, बिला वजह चुप चुप रहना, लोगों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना ना, या रिजिड बिहेवियर्स का हामिल होना, ये इंडिकेशन है कि आगे चल के ये बच्चे जो हैं ये मूड के मसाइल का शिकार होंगे, या ये डिप्रेशन साइड पे जा सकते हैं, या ये एंग्जाइटी का शिकार होंगे। और यही वो एज है जहाँ पे बच्चे अपने आप को रिलीफ देने के लिए इन तमाम मसाइल से सिगरेट का सहारा लेते हैं या घर में पड़ी हुई अद्वियात को इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं। अगर बच्चे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ हैं या एक्सट्रीम बिहेवियर्स उनके खराब आपको नजर आते हैं, अगर बच्चे आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डालने की तरफ जा रहे हैं, या अगर घर के अंदर जो माहौल है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, या घर के अंदर कोई बंदा ऐसा मौजूद है जो कि ड्रग्स करता है या किसी तरह का नशा इस्तेमाल करता है, ये एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में है, तो ये 4 वो सिचुएशन हैं जो आपके बच्चों को हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर खड़ा कर देती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्टिवली उनसे नशों के मुतालिक, ड्रग एडिक्शन के मुतालिक बातचीत करने की जरूरत है, उन्हें सिखाने की जरूरत है कि वो कैसे अपनी जात को बचा सकते हैं। दूसरी एक कैटेगरी है जिसमें हम तमाम ही बच्चों को ले सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनको इन तमाम मसलों का सामना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 10% चांसेस ज़रूर हैं कि वो आगे चल के ड्रग्स को शुरू करने की तरफ जा सकते हैं। सो उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। तीसरी एक कैटेगरी है ऐसे बच्चों की जो कि बिहेवियरल साइंस दिखाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो प्री टीन्स के बच्चे भी हो सकते हैं, वो टीन एज में खास तौर पे आपको बच्चे नजर आएंगे जिनके स्टडी में से ग्रेड्स गिरना शुरू हो जाते हैं, जो घर से ज्यादा देर बाहर रहने को तरजीह देते हैं, जो घर वालों की बात मानने की बजाय फ्रेंड्स के साथ ज्यादा एसोसिएट अपने आप को करते हैं, पैसे ज्यादा मांगने की तरफ जाते हैं, जिनके स्कूल से भी कंप्लेंट्स आपको आ रही होती हैं, जिनके बारे में ये भी खबर आती है कि ये स्कूल आजकल नहीं आ रहा जबकि आप घर से तैयार करके उसको स्कूल भेज रहे हैं, जिसके बैग के अंदर से आपको कोई सिगरेट के टुकड़े भी मिल जाते हैं, या जो सिगरेट के बारे में पॉजिटिव बातचीत करता नजर आता है कि इससे तो कुछ भी नहीं होता। आप पूछते हैं कि आप इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं करता, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है, चचा भी तो देखे पीते हैं, अब्बू भी पीते हैं, या घर में और कोई बड़ा जो है वो इस्तेमाल करता है। सो ये तमाम वो बातचीत है। या बच्चा सुबह उठने में देरी करता है, आप जगाते रहते हैं वो नहीं उठता, रात को सोने में ज्यादा देर तक वो जागना पसंद करता है। सो ये वो बच्चा है जो इस एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में पड़ चुका है। सो इसका मतलब है कि इस बच्चे के लिए आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प भी दरकार होगी, या ज्यादा एक्टिवली आपको कुछ मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। एक तो ये सीधा सीधा 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आप अपने बच्चों को देख सकते हैं कि आपके बच्चे किस कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। दूसरी एक अहम चीज है कि पेरेंट्स को, चाहे बच्चा किसी भी एज का है, पेरेंट्स को ड्रग एडिक्शन के ऊपर एजुकेट करने की अपने बच्चों को अशद ज़रूरत है। ड्रग एडिक्शन की मैं बात जब करती हूँ तो पेरेंट्स का ख्याल ज़्यादा है कि अच्छा अगर बच्चा 16 साल का जाएगा तो हम उसे बताएंगे सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होती। आपके 16 साल बच्चे को पता है कि सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होती, बट वो फिर भी पीता है। इसका मतलब है कि ये जो मैसेजेस हैं नशे की बीमारी के हवाले से, ये मैसेजेस आप 16 साल की एज में नहीं देंगे, बल्कि ये 4 साल की उम्र में आप अपने बच्चे को बताना शुरू कर दें। 4 साल की उम्र से अगर आप अपने बच्चे को बताना शुरू करते हैं और अपने घर में आप जीरो टॉलरेंस क्रिएट करते हैं स्मोकिंग के हवाले से या दीगर नशों के हवाले से, तो आपके बच्चे लर्न करते हैं कि ये कोई अनहेल्दी चीज है,
है, ये मुझे नहीं करना, इससे बॉडी हर्ट होता है, इससे मेरा ब्रेन हर्ट होता है, और ये तमाम बातें आप अपने बच्चों के साथ 4 साल की उम्र से शेयर करते हैं। देखिए, मैं अक्सर फैमिलीज को कहती हूँ कि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे पेरेंट्स बहुत अर्ली एज में सिखा देते हैं। इवन 2 साल के बच्चे को माँ कलमा पढ़ा रही होती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, हमें किसने पैदा किया, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, दुनिया किसने बनाई, अल्लाह ताला ने बनाई। सो रिलीजन इज समथिंग जो कि हम अपने बच्चों को 2 साल की उम्र से देना शुरू कर देते हैं। इवन मैंने देखा है कि बहुत सारी माएँ जब बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो वो साथ कोई ना कोई कलमा भी पढ़ रही होती हैं या दुरूद पढ़ रही होती हैं, और उनके पूछने पे पता चलता है कि ये उनकी अम्मियों ने नुस्खा बताया था कि बच्चे रिलीजन से मुतारिफ इस तरह होना शुरू होते हैं। सो रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अर्ली एज में पेरेंट्स सिखाते हैं। हमें कोई ज़्यादा नो हाउ नहीं होती, गॉड क्या है, कुरान पाक क्या चीज़ है, रिलीजन क्या है, कलमा क्या है, लेकिन हम उसको रिचुअल के तौर पे करना शुरू कर देते हैं। बच्चे छोटे अपने अब्बू के साथ जो है वो नमाज पढ़ने चल पड़ते हैं मस्जिद के अंदर 3-4 साल की उम्र में। उन्हें पता नहीं होता नमाज क्या है, बट दे लव टू परफॉर्म रिचुअल्स जो उनके पेरेंट्स उन्हें करते हुए नजर आते हैं। सो इसका मतलब है कि 4 साल की उम्र जो है वो राइप एज है ऐसी चीज़ों को अपने बच्चों के अंदर इंस्टिल करने की, ऐसी वैल्यूज़ को इंस्टिल करने की जो कि आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर उनको साथ लेकर चलें। क्या ख्याल है कितने कोई लोग हैं जो मज़हब बदलते होंगे बड़े होकर? बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज है। इसका मतलब है कि हम सब जो हैं वो अपने अपने रिलीजन से, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हम इमोशनली अटैच हैं। हम अपने रिलीजन के खिलाफ एक बात जरा सी सुनना पसंद नहीं करते, हम लड़ने मरने पे तैयार हो जाते हैं, जबकि ये वो चीज़ है जो हमने जानते बूझते नहीं सीखी बल्कि अनजाने में अपने वालिदैन से कैरी की। ठीक। और अगर हमें कहा जाए कि हम क्या बाई चॉइस मुस्लिम हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट मुस्लिम हैं। ज्यादातर मुस्लिम जो हैं वो बाय डिफॉल्ट मुस्लिम हैं कि हमने बस सीखा अपने पेरेंट्स से और हम अपने आप को मुसलमान कंसिडर करते हैं। सो ड्रग एडिक्शन का मौजू जो है ये भी एक ऐसी चीज है, वैल्यूज खास तौर पे ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपके बच्चे को 4 साल की उम्र में आपको बातचीत करने की जरूरत है। और जब भी आप बातचीत करते हैं तो आप एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देते हैं। एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है कि आप बेसिक सी इंफॉर्मेशन देते हैं अपने बच्चों को कि ड्रग्स करना या सिगरेट पीना अनहेल्दी है। एक तो पेरेंट्स को कभी भी इसको अच्छे बुरे के पैमाने में मैयर नहीं करना चाहिए, बल्कि आप सेहत के पैमानों के साथ इसको जोड़ते हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर 6-7 साल का बच्चा है, वो ब्रश कर रहा है अपने दांतों को, तो आप उसके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं कि देखें आप दांत साफ कर रहे हैं क्योंकि इससे आप हेल्दी रह सकें, आपका बॉडी इससे हेल्दी रहता है, आपके दांत अच्छे हैं, आपकी ओरल हेल्थ अच्छी होती है। सो इसी तरह नशे भी ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारे जिस्म को हर्ट करते हैं, जो हमारे ब्रेन को हर्ट करते हैं। सो हमें वो नहीं करने चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी हेल्थ को बेहतर बनाती हैं, जैसे ब्रश करना, जैसे खाना खाना, क्लीन ईटिंग करना, वॉक करना, अच्छी बातें सोचना। उसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी को हर्ट कर सकती हैं, जिसमें ड्रग्स होते हैं, जिसमें ज़्यादा ऑयली फूड्स होते हैं, जिसमें ऐसे लोगों के साथ मिलना मिलाना है जो कि नशा करने वाले लोग हों। सो ये बातें आप एज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो अपने बच्चों को 4 साल की उम्र से देना शुरू कर देते हैं। इवन आई डू रिकमेंड के आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, आपके आसपास कोई ना कोई रीहैब जरूर होगा। अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो 2-4 शहर छोड़कर कोई ना कोई रीहैब आपको जरूर मिल जाएगा। सो जरूर अपने बच्चों को विजिट करवाएं उन रीहैब्स का, और आप उन्हें विजिट करवाते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि देखें ये उन लोगों के लिए जगह है जो नशा करते हुए नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उन्हें फिर यहाँ रहना पड़ता है। ये वो लोग हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मीडिया चूंकि ग्लैमराइज बहुत ज़्यादा ड्रग्स को करता है, तो बच्चे उनकी देखा देखी नशा जो है वो शुरू करते हैं। दूसरी अहम चीज़ है कि पेरेंट्स एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे फादर खुद स्मोकिंग करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को बताते हैं कि आप मत करें। हमेशा याद रखें, बच्चे मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। वो चीज़ें नहीं सीखते जो आप उन्हें बताते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं जो आप उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर करते हुए नज़र आते हैं। अगर फादर सिगरेट पी रहे हैं तो चांसेस हैं कि उनके बच्चे भी आगे चल के ये काम ज़रूर करेंगे, अब चाहे उन्हें जितना मर्जी मना करते रहें। सो एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें
कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सिगरेट या ड्रग्स की तरफ ना जाएं तो खुद भी आपको स्मोकिंग जो है वो क्विट करनी पड़ेगी, चाहे आप खुद करें चाहे प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए, एक अच्छी लाइफ देने के लिए आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। सेकेंडली, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को अच्छे तरीके से निपटाना सीखें। यानी अगर कोई पेरेंट जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ड्रग से मैनेज करने की कोशिश करता है तो वो अपने बच्चों को सिखा रहा है कि कल को तुम्हें भी जब कोई लाइफ के अंदर मुश्किल पेश आएगी तो आप भी नशे का सहारा ले सकते हैं, और नशा करना जो है ये थोड़ा बहुत ठीक ही होता है। तीसरी एक अहम चीज़ है कि हमारे घरों के अंदर बाज़-औक़ात मेडिसिन होती हैं, डिस्प्रिन की रखी होती है, नींद की अद्वियात में देखती हूँ ख़वातीन घर के अंदर उन्होंने ख़रीद कर रखी होती हैं, और अक्सर बेशतर जब नींद नहीं आती तो वो नींद की दवाई खाती हैं और फिर सो लेती हैं, और बच्चों को वो ये सिखा रहे होते हैं पेरेंट्स के देखें ये जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा याद रखें, बच्चों को मैसेज कन्वे करें, खुद भी घर के अंदर मेडिसिन को ना रखें। जब भी मेडिसिन की ज़रूरत हो तो उन्हें बताएं कि दवाई जो है ये कोई डॉक्टर अगर दे तो तब इस्तेमाल करनी चाहिए, अम्मी दें तो तब इस्तेमाल करनी चाहिए, अब्बू दें तो तब इस्तेमाल करनी चाहिए। ये खुद से लेकर इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है। इलिसिट ड्रग्स ही यानी चर्स, शराब या हेरोइन ही हमारे बच्चों के लिए मसला नहीं है, बल्कि ओपियाइड्स की जो एडिक्शन है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है। और हमारे घरों के अंदर बहुत सारी ख़वातीन जो है वो नींद की अद्वियात की ना सिर्फ आदी होती हैं बल्कि उनकी एडिक्शन में भी मुब्तला होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट साइड पे नहीं लाते बिकॉज वो ख़वातीन हैं। सो अगर हम अपने बच्चों के सामने ओवर द काउंटर मेडिकेशन को इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं तो हम अपने बच्चों को बेसिकली सिखा रहे हैं कि कोई भी दवाई ज़रूरतन आपको खुद इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, और यही चीज़ जब वो थोड़ा बड़ा होकर करेंगे तो यकीनी तौर पे एडिक्शन के मसाइल उनकी ज़िंदगी में आएंगे। अच्छा, इसके अलावा घर के अंदर हमें ज़ीरो टॉलरेंस का रूल भी सेट करना होगा। ज़ीरो टॉलरेंस से मुराद है कि आप घर में सिगरेट नहीं पीते, ना ही आप घर में आने वाले अपने गेस्ट को सिगरेट पीने में फैसिलिटेट करते हैं। एस्ट्रे रख के देते हैं, जब भी घर में कोई आपके आता है तो आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं अच्छे लफ्ज़ों में कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो यूजुअली लोग आपसे एस्ट्रे मांगते हैं। जब भी कोई एस्ट्रे मांगे तो उन्हें कहें कि हमारे घर में एक रूल हमने ये तय किया हुआ है कि हम घर में स्मोकिंग को अलाउड नहीं करते, हम खुद भी नहीं पीते। आपको बुरा तो लगेगा लेकिन बराए मेहरबानी अगर आप गली में जाकर पी लें सिगरेट तो इससे हमें आसानी होगी, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए घर में एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। सो ज़ीरो टॉलरेंस का रूल अगर है आपके घर में तो जल्दी ही आपके रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि वो आपके घर में सिगरेट नहीं पी सकते क्योंकि आप फैसिलिटेट नहीं करते, तो वो फिर आपको बार बार पूछते नहीं है, वो खुद ही जब भी स्मोकिंग करनी होती है वो बाहर गली में जाकर करने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ आपके बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज है। जब भी आपके बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स ड्रग्स को या सिगरेट को डिसअप्रूव करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसलिए ड्रग या सिगरेट का इस्तेमाल नहीं पीते सिर्फ ये सोच करके उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, सो वो भी इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ते। सो ज़ीरो टॉलरेंस का रूल भी हमें ज़रूर सेट करना है। इसके अलावा हमें घर के अंदर कुछ रूल्स को तय करना है, कुछ वैल्यूज़ को तय करना है और उन वैल्यूज़ को इन्फोर्स भी करना है। जैसे आपके बच्चे जो हैं घर से कितनी देर तक बाहर रह सकते हैं, स्कूल की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कब तक आपके बच्चों को घर में वापस पहुंच जाना चाहिए, क्या आपके बच्चे अपनी उम्र से बड़े बच्चों के साथ नाइट आउट्स के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सो सर्टेन रूल्स आपको तय करने हैं और फिर उन रूल्स को अच्छे तरीके से इन्फोर्स भी करना है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते कि आपके बच्चे नाइट आउट्स के लिए जाएं, और हमेशा अपनी फीलिंग्स को भी ज़रूर बच्चों को बताएं। अगर बच्चे ये कहते हैं कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो हैं वो मिलने देते हैं तो आप क्यों नहीं मिलने देते, या नाइट आउट्स के लिए क्यों नहीं जाने देते, तो आप बताते हैं कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, मेरे खदशात हैं जिसके पेश नज़र मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं नहीं चाहता आपको इजाज़त दे सकता कि आप घर से बाहर रात को रहें या रात देर तक घर से बाहर रहें। सो सर्टन रूल्स आप ज़रूर तय करें और फिर उन्हें अच्छे तरीके से इन्फोर्स भी करवाने की तरफ जाएं। सो अगर ये तमाम चीज़ें पेरेंट्स करते हैं, और ड्रग्स के ऊपर जब बातचीत है उसको कोई एक इवेंट ना बनाएं कि आपने जिंदगी में एक ही दफा बात करनी है। इट शुड बी लाइक डायलॉग जिसको आप अक्सर और बेशतर इनिशिएट कर लें। आप सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं बच्चों को तो सिगरेट के मौजू पे बात कर लें, आप बच्चों के साथ बाहर सैर करने जाते हैं तो ड्रग्स के मौजू पे बात कर लें। सो ये आपके घर में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो अक्सर और बेशतर आप अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करने की तरफ जाएं। जब भी आपके बच्चे आपसे कोई बात करना चाहें तो जरूर उनकी बात को तवज्जो से सुने, अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर उन्हें दें और
बच्चों को ये मैसेज कन्वे होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ उन्हें अनकंफर्टेबल बनाए, वो चाहे बाहर से लोग उन्हें सिगरेट का मशवरा दे रहे हैं, लोग उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करने को कह रहे हैं जो वो करना पसंद नहीं करते, लोग उन्हें बुली कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो वो आपके साथ आकर क्लियरली ऑनेस्टी के साथ आपके साथ बातचीत कर सकें। कभी भी बच्चों को शन ना करें, बच्चों को धमकाएं नहीं, धमकियां ना दें। ज़रूर स्कूल्स में ऐसी कमेटीज़ होनी चाहिए जो कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें जो सिगरेट पीते हुए उन्हें स्कूल के हाथे में नज़र आते हैं, या जिनके बारे में ये सुनने को मिलता है कि ये बच्चा सिगरेट पीता है, क्योंकि एक क्लास के बच्चे आपस में एक दूसरे को जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। और ज़रूर पेरेंट्स को स्कूल वाले इन्फॉर्म भी करें। वो कमेटीज़ जो हैं वो लेटर लिख के भेज सकती हैं, जैसे रिजल्ट कार्ड आजकल पेरेंट्स के पास घर में पहुंचता है, तो वो भी लेटर पहुंच सकता है कि आपके बच्चे के अंदर ये एक्टिविटीज़ करता हुआ स्कूल में वो नज़र आता है, तो आप इसको कंसिडर करें। इसके अलावा ज़्यादा जिम्मेदारी मैं समझती हूँ पेरेंट्स की है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के हवाले से टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। उन्हें ज़रूर अपने बच्चों के टीचर्स के पास चक्कर लगाना चाहिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो ज़रूर मेल मिलाप टीचर से रखना चाहिए। स्कूल्स में एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम है कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, जिसमें ज़्यादातर पेरेंट्स अपीयर नहीं होते। पेरेंट्स को ज़रूर अपीयर होना चाहिए, बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पता चले, बच्चों के अंदर जो बिहेवियर चेंजेस हैं उसके बारे में पता चले। अगर पता चलता है कि ये सिगरेट पीता है तो आप डांट टपट मत करें, लेकिन उसके साथ ओपनली बात करें। पेरेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि उनके बच्चों के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, उनके नाम पता होने चाहिए, वो किस जगह रहते हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं। ये तमाम मालूमात जो हैं वो अगर पेरेंट्स के पास हैं तो वो ज़्यादा बेहतर लेवल पे अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, बजाय कि मसला हद से बढ़ जाए तो वो उन्हें पता चले मसला अभी बहुत अर्ली है या अभी शुरू हुआ चाहता है, तो वो ऐसे मौक़ों पर अच्छी तरह इंटरवीन करके अपने बच्चों को बेहतर डायरेक्शन की तरफ भेज सकते हैं। सो ये बुनियादी तौर पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। टीचर्स भी अगर इस जिम्मेदारी को बांट लें तो काम थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन टीचर्स पे मैं ज़्यादा बाउंड नहीं करूँगी। मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स को ज़रूर मेल मुलाकात उस उसातिज़ा के साथ बढ़ाना चाहिए, बच्चों के वेयर अबाउट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपका बच्चा कहाँ है, स्कूल से छुट्टी के बाद, कॉलेज के बाद अगर वो कहता है मैं कंबाइंड स्टडी में हूँ, तो वो किस जगह बैठ के कंबाइंड स्टडी कर रहा है, उस जगह पे कौन कौन से लोग हैं, क्या वहाँ पे कोई पेरेंट्स सुपरवाइज उन्हें कर रहा है, या पेरेंट्स छुट्टियों पे कहीं गए हुए हैं और बच्चे जो हैं वो कंबाइंड स्टडी के नाम पे कोई पार्टी करने में मशगूल हैं। सो पेरेंट्स को वेयर अबाउट्स का पता होना चाहिए कोई और पेरेंट्स सुपरविजन में है या नहीं वो कर रहा, और बच्चे किस तरह के दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, ये पेरेंट्स का काम है जानना। और इसका एक आसान तरीका है कि आप बच्चों के साथ बातचीत अगर ज़्यादा करते रहें, हर रोज़ उन्हें पूछते रहें कि स्कूल में दिन कैसा गुजरा, आज क्या किया क्या नहीं किया। सो इस तरह के बड़े छोटे छोटे से सवाल हैं जिससे आप बड़ी अर्ली एज में अपने बच्चों को बता देते हैं कि वो जैसे स्कूल से आए तो पूरी कार्रवाई आपको बताएं, और ये बच्चे यानी थ्रस्टी हों कि मैं कैसे घर पहुंचूं और मैं कैसे अपनी वालिदा को बताऊं या वालिद को बताऊं कि मेरा आज पूरा दिन कैसे गुजरा। सो बच्चों की ज़िंदगी में मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको लेना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को परवान चढ़ा रहे हैं।